दूंगा, रिजर्वेशन को लेकर काफी डाउट्स हैं, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। चलो सीक्वेंसेस को शुरू करते हैं। यूजीपीजी के टाइप से दूसरे लेवल से हमने एपीजी पीएचपी कर लिया। अब अगर हम सीक्वेंसेस को देखें तो सीक्वेंसेस क्या होती हैं, तो मैंने बताया था कि एक सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन होती है। सीक्वेंस क्या होती है, एक फंक्शन होता है ए एन, एक ऐसा ए एन फंक्शन होता है जिसकी डोमेन तो होती है नेचुरल नंबर, और रेंज क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, रियल नंबर की होती है। तो और सीक्वेंस को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए एन इज इक्वल टू, जैसे कि मान लो एन स्क्वायर, ये एक सीक्वेंस है, यानी कि ये सीक्वेंस क्या बनी तुम्हारी 1 4 9 16, 1 2 3 4 रखते जाएंगे तो ये सीक्वेंस तुम्हारी क्या हो जाएगी, बनती चली जाएगी, ठीक है। ये हमने सीक्वेंस की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। अब इस सीक्वेंस की डेफिनेशन से आगे हम बढ़ते हैं और इसके अब अलग अलग कंसेप्ट्स को देखते हैं। देखो यहाँ पे हम डोमेन डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस की नेचुरल नंबर, और को डोमेन हम डिफाइन कर रहे हैं सीक्वेंस की ऑल रियल्स, को डोमेन डिफाइन कर रहे हैं ऑल रियल्स, है ना। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, अब रेंज डिफाइन करेंगे, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, जैसे एक फंक्शन की रेंज होगी। देखो को डोमेन तो हमने रियल नंबर्स डिफाइन किया है, पर सारे रियल नंबर्स तो आए नहीं ना। हाँ बिल्कुल बता दूंगा हिमांशु, मैं ये रिजर्वेशन और एलिजिबिलिटी मंडे को बता दूंगा, ठीक है, मैं पता कर करा के। तो रेंज, ये रियल नंबर तो नहीं आए सारे के सारे, तो जो सीक्वेंस ने टर्म्स ली, जो सीक्वेंस की टर्म्स आई उनका सेट जो होगा वो रेंज हो जाएगा। तो रेंज का सेट क्या बनेगा तुम्हारा, रेंज का सेट वो बन जाएगा क्या, जो ए आईज हो जाएंगे, आई बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये हमारा रेंज का सेट हो जाएगा। रेंज क्या हो गई तुम्हारी, जैसे कि A1 A2 A3, ये जो टर्म्स आई इनका एक सेट बना दो, ये रेंज हो जाएगी। तो जैसे कि ये जो टर्म्स दिख रही है ना, इस सीक्वेंस की अगर तुम रेंज लिखना चाहते हो, इस सीक्वेंस की तुम रेंज लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा 1 4 9 16, ये क्या हो जाएंगे, इसकी रेंज हो जाएंगी। क्लियर हो गई ये बात, ये क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। रेंज के बाद अब अलग अलग तरीके की हमारे पास सीक्वेंसेस होती हैं, उन सीक्वेंस के बारे में हमें देखना है। एक सीक्वेंस होती है हमारे पास कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, देखो नाम से ही पता लग रहा है कि एक ऐसी सीक्वेंस जिस जो क्या हो, जिसमें ए एन क्या डिफाइन हो जाए, तुम्हारा कोई कांस्टेंट ही डिफाइन हो जाए, बस यही हो जाए। तो यानी कि जब तुम ये सीक्वेंस लिखो तो क्या हो जाए, सी 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 यही आती जाए, है ना। एक ही नंबर की सीक्वेंस अगर आ जाएगी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। आज की जो दोनों के दोनों क्लासेज हैं, आज सुबह वाली और शाम वाली, इन दोनों क्लासेज में से मान के चलो 10 क्वेश्चन आने की उम्मीद है मुझे, कि 10 क्वेश्चन तो पक्का देगा सीक्वेंस में से और सीरीज में से मिला के, ठीक है। और आसान देगा एकदम, छोटे छोटे कंसेप्ट पे देगा, ठीक है। इसीलिए मैं छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ तुम्हें, रेंज हो गई, उसकी कोडोमेन हो गई, रेंज हो गई, अलग अलग तरीके की सीक्वेंस हो गई, है ना, उस पर। तो अगर इस सीक्वेंस की मैं रेंज लिखना चाहूंगा तो इस सीक्वेंस की रेंज में फिर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो इसकी जो रेंज होती है कॉन्स्टेंट सीक्वेंस की जो रेंज होगी, फिर वो एक सिंगलटन सेट होगी, वो एक क्या होगी, सिंगलटन सेट होगी। कल मुझे सही इंट्यूशन आया था, इसका मतलब कि अब सिलेबस, अब अपना बैच पूरा करने का टाइम आ गया है, कल सही इंट्यूशन आई थी, है ना। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास सीक्वेंसेज आती हैं अलग अलग तरीके की। एक सीक्वेंस को बोलते हैं बाउंडेड, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंसेस देख रहे हैं, बाउंडेड एंड अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। तो अलग अलग तरीके की बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस होती हैं। सबसे पहले देखेंगे बाउंडेड अबव सीक्वेंस, या फिर बाउंडेड बिलो से शुरू करो। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस कैसी होगी, जो नीचे की तरफ से तो बाउंडेड हो, जो नीचे की तरफ से तो बाउंडेड हो पर ऊपर से आजाद हो, है ना। या फिर ऊपर से हमें क्या पता, ऊपर से हमें क्या पता, है ना, ऊपर का तो मुझे कुछ पता नहीं ना। बाउंडेड बिलो बोल रहे हो, नीचे से बंद बोल रहे हो, तो ऊपर का मुझे कोई आइडिया नहीं है ना। जैसे कि ये सीक्वेंस देखो भाई, हो सकता है ऊपर से भी बाउंडेड हो सकता है नीचे से भी बाउंडेड हो, दोनों से ऐसा भी हो सकता है, या नीचे से बाउंडेड है तो जरूरी थोड़ा ना ऊपर से बाउंडेड हो। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, कि हमें एक ऐसा नंबर मिल जाए, देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, हमारी जितनी भी ए आईज है ना, इस के से बड़ी या बराबर ही रहे, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये डेफिनेशन समझ आई, बताओ। कि मुझे एक ऐसा के मिल जाए जिसके लिए मेरी सीक्वेंस की हर टर्म जो है ना, वो इस के से बड़ी रहेगी या बराबर रहेगी। जैसे कि एकदम सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लूं, क्या 1 2, जैसे कि एक सीक्वेंस मैंने ले ली, मान लो 1 2 3 4, ये ले ली, सिंपल सी। अब यहाँ पे मुझे 1 ऐसा मिल रहा है, के की वैल्यू 1 है, कि कोई भी तुम ए आई लोगे ना, वो इससे बड़ा या बराबर है ना। और अगर बाउंडेड बिलो नहीं होगी, सोचो नीचे इन्फिनिटी तक जा रही है, माइनस इन्फिनिटी तक, तो ऐसा कि नहीं मिलेगा तुम्हें, है ना। तो ऐसी सीक्वेंस को हम बोलते हैं बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। फिर आती है हमारी बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर से बाउंडेड हो। बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या हो गई, जो ऊपर से बाउंडेड हो। ऊपर से बाउंडेड होने का मतलब क्या है, तुम्हारी विजिबिलिटी में कोई फर्क आया, मैंने इधर से थोड़ा मेरे कर्टेन्स को हटा दिया, थोड़ी धूप आ रही है, कोई विजिबिलिटी में फर्क तो नहीं आया, बोर्ड पे आया। बाउंडेड अबव सीक्वेंस अगर आया है तो मैं फिर से लगा दूंगा। तो बाउंडेड अबव सीक्वेंस क्या होगी, जो ऊपर से बंद हो जाएगी, जो क्या होगी, ऊपर से बंद हो जाएगी। तो मैं क्या कहूंगा कि देयर एग्जिस्ट ए के बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्या हो जाएगा कि सीक्वेंस की सारी जो टर्म्स है ना, उस के से छोटी या बराबर रहेंगी, उस के से छोटी या फिर बराबर ही रहेंगी, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल।
नहीं आई कोई भी प्रॉब्लम? ठीक है, फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि अब की बार एक ऊपर से बंद करने वाला नंबर मिल जाएगा मुझे, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए एन इज इक्वल टू, मैं बोलूँ 1/n, 1/n को अगर मैं बोलूँ तो 1/n क्या हो जाएगा हमारा 1, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे चलता जाएगा। इस मौके को छोड़ना मत, मैं पहले बता रहा हूँ, ये वैकेंसी आई है, इनको छोड़ना मत। मैं थोड़ा साफ दिखने लग गया शायद, है ना अब तुम्हें। वैकेंसी आई है, इनको छोड़ना मत, ये बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है, मैं पहले बता रहा हूँ। एक अच्छी खासी जॉब लग जाएगी दिल्ली के अंदर, जिंदगी भर एक ही जगह रहोगे, इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती। केवीएस एनवीएस की नौकरी बेकार की नौकरी है, मैं पहले भी कहता हूँ, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुम्हें, ठीक है। इसको छोड़ना मत, मैं पहले बता रहा हूँ, वंस इन ए लाइफ टाइम वाला है। अगली वैकेंसी जब आएंगी तब तक तुम्हारी जिंदगी एकदम चेंज हो चुकी होगी, है ना। तो इसको छोड़ना मत, पहले बता रहा हूँ। तो 1/n क्या होगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ऐसा के कौन मिल रहा है, ऐसा के मुझे 1 मिल रहा है, ऐसा के मुझे कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है ना। तो जो ए आईज हैं तुम्हारे वो लेस देन इक्वल टू 1 है सारे के सारे, और ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारे के सारे आई जो नेचुरल नंबर्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो सारी की सारी जो टर्म्स है वो 1 या 1 से छोटी है, तो ये बाउंडेड अबोव सीक्वेंस हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस की, अगर मैं बोलूं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होगी, फिर जो ऊपर से भी बाउंडेड हो और नीचे से भी बाउंडेड हो, जो क्या हो, ऊपर से भी बाउंडेड हो और नीचे से भी बाउंडेड हो, ऐसी सीक्वेंस का एक एग्जांपल दे सकते हो क्या, एक ऐसी सीक्वेंस का एग्जांपल दे सकते हो बाउंडेड सीक्वेंस। तो वहां पे हमें दो ऐसे नंबर मिलेंगे जो नीचे से भी बाउंड करेगा और ऊपर से भी बाउंड करेगा, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्ट एम एंड कैपिटल एम सच दैट, क्या होगा, जो हमारा ए आई होगा ना, जो हमारा ए आई होगा, एम या एम से तो बड़ा होगा और कैपिटल एम या उससे छोटा होगा, और ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्या होगा। कोई बात नहीं, पीजीटी की नहीं है तो कोई बात नहीं, प्रमोशन हो जाएगा, पीजीटी पे घुसो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है पीजीटी पे घुस जाते तो तुम्हें 11वीं 12वीं पढ़ाने को मिलती, उसमें भी तुम्हें 5वीं 6वीं पकड़ा देते हैं। जितने भी केवीएस में पीजीटी टीचर लग रहे हैं वो 6वीं 7वीं को भी पढ़ा रहे हैं, है ना। नहीं 1/n तो फिर बाउंडेड बिलो कैसे हुई, 1/n हो गई, सही बात है, सही बोल रही है मोनिका, 1/n ही हो गई, है ना, 1/n हो गई, एक बात है, एकदम सही बात है, 1/n हो गई। एग्जाम्पल में 1/n ले सकते हो, नहीं तो मेरे दिमाग में एक बकवास की सी आ रही थी, -1 की पावर n, -1 की पावर n, ये तो ये सीक्वेंस नहीं हुई ना, ये तो इंटरवल हो गया हिमांशु, ये तो इंटरवल हो गया, इंटरवल है ये तो, ये सीक्वेंस नहीं है। रवि राम राम, तो ये जो सीक्वेंस बनेगी क्या बनेगी, -1 1 -1 1 ऐसे चलती जाएगी, है ना। तो ये ऊपर से भी बाउंडेड है, नीचे से भी बाउंडेड है। बाकी 1/n एग्जाम्पल भी एकदम सही है, 1/n एग्जाम्पल भी एकदम ठीक है। इसका लोअर बाउंड 0 होगा, अपर बाउंड 1 होगा। यहाँ पे m की वैल्यू -1 है, यहाँ पे कैपिटल M की वैल्यू 1 है, यहाँ पे m की वैल्यू 0 है, यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, ठीक है। अच्छा सिमरन यार, कोई नहीं, अब फिर तो फाइट करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो गई हमारी बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। बाउंडेड के बाद आती है हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड के बाद आती है हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस। अनबाउंडेड में क्या होगा, जो ऊपर से भी खुली और नीचे से भी खुली, अनबाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। अनबाउंडेड का मतलब विच इज नॉट बाउंडेड बिलो एंड नॉट बाउंडेड अबो, नॉट बाउंडेड बिलो एज वेल एज नॉट बाउंडेड अबो। बताओ इसका एक एग्जांपल दो, नॉट बाउंडेड अबो, एक इसका एग्जांपल दो, कैसी सीक्वेंस का एग्जांपल दो। हाँ, वो बाउंडेड बिलो हो गई, अबव नहीं हुई मोनिका, ना। एक ऐसी सीक्वेंस का एग्जांपल दो जो ना तो बाउंडेड बिलो है और ना ही बाउंडेड अबव है, तो ऐसी सीक्वेंस का एग्जांपल दो। गुड मॉर्निंग अंजलि। नहीं, हाँ तो इंटीजर्स की सीक्वेंस कैसे बनाओगे फिर, इंटीजर्स की सीक्वेंस बनाओ, सही बता रहा है हिमांशु, इंटीजर्स की सीक्वेंस का फंक्शन तो बनाओ, फंक्शन बनाओ इंटीजर्स का, क्या बनेगा, फंक्शन कैसे लिखोगे, एक सीक्वेंस बनाओ। ये सब चीज़ें करने लग गए तो कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा तुम्हें। एक सीक्वेंस बनाओ ऐसी, भाई इंटीजर्स बताया हिमांशु ने, एकदम सही बताया। अब इंटीजर्स बनाने के लिए फंक्शन बनाओ, ऐसा फंक्शन क्या बनेगा जो इंटीजर्स बनाएगा। देखो हमें ऐसा चाहिए जो नेगेटिव में भी चलता जाए और पॉजिटिव में भी चलता जाए। नेगेटिव में चलाने के लिए हम क्या ले लेते हैं, -1 की पावर n ले लेते हैं, इससे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में चलेगा। और यहाँ पे ले लेते हैं n, मोनिका n स्क्वायर तो 1 से शुरू होगी ना, बाउंडेड बिलो तो हो गई, है ना। ये वाली सीक्वेंस देखो जरा, जब इसके अंदर तुम 1 रखोगे, इसके अंदर तुम 1 रखोगे, नहीं टीना ये भी बाउंडेड बिलो हो गई, इसकी सबसे n z में नहीं जा सकता, n तो नेचुरल नंबर ही रहेगा, n पे मत कार्रवाई करो कुछ भी, n तो तुम्हारा नेचुरल नंबर ही रहेगा, मैंने बताई तो, ये गड़बड़ नहीं करनी है, ऐसे फंसोगे तुम, बता रहा हूँ। सीक्वेंस की जो डोमेन होगी वो नेचुरल नंबर ही होगी, पुट 1 2 3 4 ही करना है, इंटीजर्स नहीं पुट करने हैं, इंटीजर्स नहीं पुट करने हैं,
तुम्हें नेचुरल नंबर पुट करके ही सबको जनरेट करना है, यहाँ पे कोई फेरबदल नहीं कर सकते, यही करना है फंक्शन में, ठीक है। पुट तो करना है तुम्हें 1 2 3 4 ही, समझ रहे हो। तो अब यहाँ देखो, जब 1 रखोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 रखोगे तो -3 आएगा, 4 रखोगे तो 4 आएगा, -5 आएगा, 6 आएगा, ये आएंगे ना सारी की सारी चीजें। बताओ, मॉर्निंग रितु, है ना। अब बताओ क्या ये बाउंडेड बिलो और बाउंडेड अबव है, ये नेगेटिव में भी बढ़ती जाएगी और ये पॉजिटिव में भी बढ़ती जाएगी, ये नेगेटिव में भी बढ़ती जाएगी और पॉजिटिव में भी बढ़ती जाएगी। तो ये फिर हमारी अनबाउंडेड सीक्वेंस का एग्जांपल हो गया, और भी बहुत सारी बनाई जा सकती हैं। -n जो है वो बाउंडेड अबव हो जाएगी मोनिका, -1 हो गई वो बाउंडेड अबव हो गई, -1 उसका अब सबसे बड़ा बाउंड हो गया। हमें दोनों और ऊपर नीचे बढ़ानी है ताकि ऊपर भी बढ़ती रहे और नीचे भी बढ़ती रहे, ठीक है। तो ये हो गई हमारी सीक्वेंस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, दो बातें हमने पहले वैसे कर चुकी हैं पर मैं फिर भी बता देता हूं। एक होता है हमारा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस, लीस्ट अपर बाउंड यानी कि LUB। अपर बाउंड्स में जो सबसे छोटा होगा उसको हम क्या कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे एक सीक्वेंस का। पर इसको सीक्वेंस की टर्म्स में डिफाइन करना है मुझे, तो कैसे डिफाइन करूंगा लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस को, मैं कहूंगा, तो फिर दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लो रितु, दूसरे नंबर से रजिस्ट्रेशन कर लो। तो कहता है कि K इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए सीक्वेंस इफ, K को हम लीस्ट अपर बाउंड बोलेंगे, या कैपिटल M ले लो क्योंकि हम M और M यूज कर रहे हैं। इफ पहली बात क्या, कि जितनी भी सारी की सारी जो टर्म्स है ना तुम्हारी सीक्वेंस की, वो उस M या M से क्या रहनी चाहिए, छोटी रहनी चाहिए। ये तो पहली बात हो गई, ये तो ऑब्वियसली बात है। पर लीस्ट वाली बात कहाँ आई, ये तो अपर बाउंड वाली बात हो गई, लीस्ट वाली बात क्या आई, लीस्ट वाली बात यानी कि इससे छोटा कोई नहीं मिलेगा, इस अपर बाउंड से छोटा अपर बाउंड कोई नहीं मिलेगा। कहता है अगर उससे भी पीछे चले गए ना तो सीक्वेंस की टर्म फिर बड़ी मिल जाएगी तुम्हें, अगर इससे भी पीछे चले गए तो फिर सीक्वेंस की टर्म क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, समझ रहे हो। तो क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक ऐसा एप्सिलॉन मिल जाएगा तुम्हें कि अगर तुमने इस लीस्ट अपर बाउंड में से घटा दिया, थोड़ा सा भी लीस्ट अपर बाउंड में से कम कर दिया, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट, ये थोड़ा सा आगे लिखना था, कि हमने अगर लीस्ट अपर बाउंड में थोड़ा सा भी कम कर दिया तो मुझे एक ऐसी मेरी टर्म मिल जाएगी जो उससे बड़ी निकल जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि ये वाली देखो 1/n वाली देखो, 1/n में लीस्ट अपर बाउंड को हम 1 मान के चल रहे थे, हम क्या मान के चल रहे थे, लीस्ट अपर बाउंड इसका क्या है, इसका लीस्ट अपर बाउंड 1 है, 1 है। पर 1 में से मान लो तुमने कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है, 1 में से मान लो तुमने 0.1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा। क्या अब तुम यहाँ से एक ऐसी टर्म नहीं बना सकते इसके अंदर से जो 0.9 से बड़ी हो जाएगी, है ना। तो इसमें से कुछ भी कम किया तो फिर एक टर्म आगे निकल जाएगी, समझ रहे हो। देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, या फिर हम ये बोले देयर एग्जिस्ट बोलेंगे, या फिर फॉर ईच बोलेंगे ना, देयर एग्जिस्ट क्यों बोलेंगे, हम बोलेंगे कि फॉर ईच, तुम कोई भी एप्सिलॉन लो, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट AI सच दैट AI क्या हो जाएगी तुम्हारी, उससे बड़ी हो जाएगी। डेफिनेशन समझ में आ गई ना, जरूरी है ये डेफिनेशन समझ में आनी, ये नहीं समझ में आएंगी तो पेपर में कंफ्यूज हो जाओगे। फिर आता है हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सेम बात है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में क्या होगा, GLB ऑफ सीक्वेंस, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस, है ना, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस। तो क्या है, कहता है कि M इज द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ सीक्वेंस इफ, क्या होनी चाहिए, पहली शर्त तो ये होनी चाहिए कि जितनी भी टर्म्स हैं तुम्हारी वो M या M से बड़ी होनी चाहिए, फॉर ऑल I बिलोंगिंग टू N, पहली चीज तो यही हो गई। और दूसरी बात, अगर इसको थोड़ा भी बड़ा कर दिया, इसमें थोड़ा भी इंक्रीज कर दिया, तो फिर मुझे एक सीक्वेंस की टर्म मिल जाएगी जो इससे छोटी हो जाएगी। तो मुझे क्या मिल जाएगी, एक सीक्वेंस की टर्म मिल जाएगी जो इससे क्या होगी, छोटी मिल जाएगी। तो हम क्या कहेंगे कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट AI सच दैट, कि वो AI जो है ना, अगर इस M में तुमने थोड़ा भी जोड़ दिया तो वो इससे बड़ी चली जाएगी फिर, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। समझ आ गई बात। ठीक है। अब फिर इसके बाद हमारा काम आता है कन्वर्जेंट सीक्वेंस का, यहां से थोड़ा सा मेन काम शुरू हो जाता है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस की पहले डेफिनेशन देख लो, फिर उसका मतलब समझ लो, या फिर पहले मतलब समझ लो या डेफिनेशन देख लो। पहले डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है, कहता है कि ए सीक्वेंस, कहता है कि ये सीक्वेंस AN इज सेड टू converge to L, a sequence AN is said to converge to L if for a given, if for given epsilon greater than 0, अगर एक एप्सिलॉन जो 0 से छोटा है, if for a given epsilon greater than 0 there exists a M belonging to natural number, ये इसी पे डिपेंड करेगा, डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन,
मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर तुम एप्सिलॉन को चेंज करोगे, अगर तुम एप्सिलॉन को चेंज करोगे तो फिर एम भी चेंज हो जाएगा। ए सीक्वेंस ए एन इज सेट टू कन्वर्ज टू एल, ये ऊपर चला गया ना, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए एम बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट कि ए एन माइनस एल का जो मॉडुलस होगा ना वो उस एप्सिलॉन से छोटा हो जाएगा और ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, सारे के सारे एन जो एम या एम से बड़े हैं। ठीक है, ये कह रहा है। अब इसको समझ के देखते हैं इस बात को क्या कहना चाह रहा है। देखो जैसे कि मान लो एक सीक्वेंस लेते हैं हम 1/n, एक सीक्वेंस ले ली मैंने 1/n, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, देखो अगर इस सीक्वेंस की बात की जाए, इस सीक्वेंस के सीक्वेंस की टर्म्स को अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो मुझे एक बात बताओ कि नंबर कैसे चलेंगे। देखो सबसे पहले अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, है ना। फिर 3 रखोगे तो, या नंबर लाइन पे प्रॉपर प्लॉट करना चाहो तो नंबर लाइन पे प्रॉपर प्लॉट कर लो, यहाँ पे तुम्हारा 1 है, ठीक है। तो देखो 1 रखोगे तो क्या आया, 1 आया। फिर 2 रखोगे तो क्या आया, 1/2 आया, यहाँ पे आ गया। 3 रखोगे तो 1/3 आ जाएगा, फिर 1/4 आ जाएगा, फिर 1/5 आ जाएगा, फिर 1/6 आ जाएगा, फिर 1/7 आ जाएगा। ऐसे जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे। तो क्या इस टर्म की सारी सीक्वेंस यहाँ पे जाके इकट्ठी नहीं हो जाएंगी? जीरो तो कभी होगी नहीं, जीरो तो कभी नहीं होगी ना, जीरो से छोटी होगी। पर यहां जाके इकट्ठी नहीं हो जाएगी जीरो के पास, एकदम बताओ, यहां पे इकट्ठी नहीं हो जाएगी, है ना। यानी कि जैसे जैसे मैं एन को बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे मैं एन को बढ़ाता जाऊंगा, यानी कि एन को इन्फिनिटी के पास लेके जाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स को निकालते जाएंगे आगे इन्फिनिटी तक, तो जो मेरी टर्म्स है वो और क्लोज जाती जाएंगी जीरो के पास, जो मेरी टर्म्स है वो और क्लोज जाती जाएंगी जीरो के पास। अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ए एन फिर जीरो के पास जाता जाएगा कि नहीं जाता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे फिर हम ये कह सकते हैं कि जो मेरी सीक्वेंस ए एन है ना वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है। अब यहाँ पे एम वेम का क्या चक्कर था, एप्सिलॉन का क्या चक्कर था, ये समझो। देखो अब ये लिमिट तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना कि कब जाके हम ये मानेंगे कि टर्म्स इकट्ठी हो रही है, वो लिमिट तो डिसाइड करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ पे मैं बोलूंगा इकट्ठी हो रही है, यहाँ पे मैं बोलूंगा इकट्ठी हो रही है कि क्या हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, देखो ये क्या है, ये कुछ भी नहीं है। ए एन का एल से डिस्टेंस ही तो है, जो हमारी टर्म्स हैं उनका एल से जो डिस्टेंस ही तो देख रहे हैं। तो ए एन का जो ए एन कितना, ए एन तो टर्म है, एल कितना है, जीरो है। तो मान लो ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया तुमने, तुमने क्या कर दिया, ये डिस्टेंस फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फिक्स करने के बाद इस डिस्टेंस के अंदर जो जो टर्म्स आएंगी, ये बीच के अंदर जो जो टर्म्स आएंगी, इनके लिए कुछ ना कुछ एन मिलना चालू हो जाएगा ना, कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लो 1000 तक तो टर्म्स इस डिस्टेंस के बाहर थी, 1000वीं टर्म तो बात थी, पर 1001वीं टर्म जैसे ही आई तो वो इसके अंदर चली गई बीच में, है ना। 1000 तक की टर्म्स तो बाहर थी, पर जैसे ही हम फिर 1001वीं पे गए फिर वो इसके अंदर चली गई, समझ रहे हो। सिमिलरली मान लो तुमने डिस्टेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर दिया, तुम डिस्टेंस को थोड़ा सा और पीछे ले आए, तो अब 1000 की जगह हो सकता है 800 टर्म पे ये बाहर है, पर 801वीं टर्म इसके अंदर चली जाएगी। तो जैसे जैसे तुम इस एप्सिलॉन को चेंज कर रहे हो, इस डिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, वैसे वैसे जो टर्म्स अंदर घुसेंगी उस रेडियस के वो चेंज होती जाएंगी ना। अभी मैं इसको करके भी दिखाता हूं। जैसे कि मान लो इसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करना है मुझे। बाकी कन्वर्जेंट करने का सीधा सा ये है कि जो जनरल टर्म दे रखी है ना उसमें लिमिट इन्फिनिटी लगा दो। जनरल टर्म में क्या लगा दो, लिमिट इन्फिनिटी लगा दो, जो लिमिट आती है वही वो उसकी वो हो जाती है, वहीं पे वो कन्वर्ज करती है। पर अगर जनरली देखें, मान लो मैंने कह दिया कि एप्सिलॉन है ना 0.01 है, मान लो ये कह दिया एप्सिलॉन 0.01 है, तो मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूं कि कौन सी टर्म होगी जो पहली इसके अंदर घुसेगी, कौन सी ऐसी टर्म होगी, मैं वो देखना चाह रहा हूं जो इसके अंदर घुसेगी, वो देखना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो कौन सी टर्म घुसेगी, देखो हम क्या निकालेंगे, ए एन माइनस का एल लेस देन एप्सिलॉन, यानी कि 0.01 ये निकालेंगे, है ना। ए एन क्या हो जाएगा, 1/n हो जाएगा, एल क्या होगा, 0 हो जाएगा, लेस देन 0.01 हो जाएगा, 1/n का मोड 1/n हो जाएगा, ग्रेटर देन 0.01 हो जाएगा। एन जो होगा वो ग्रेटर देन इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1/0.01 हो जाएगा। एन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 हो जाएगी। यानी कि ये चीज कब होगी, ये चीज तब होगी जब n 100 से बड़ा होगा। यानी कि पहली टर्म कौन सी गई उस रेडियस के अंदर, पहली टर्म उस रेडियस के अंदर गई कौन सी, 101वीं टर्म। तो 101वीं जो टर्म होगी ना उसका डिस्टेंस जब निकालोगे किससे, जीरो से, 101वीं टर्म का डिस्टेंस जब जीरो से निकालोगे तो वो पक्का तुम्हारा 0.01 से छोटा ही मिलेगा। उसके आगे जाते जाओगे तो और छोटा होता जाएगा, पर 100वीं टर्म का डिस्टेंस इससे बड़ा मिलेगा। समझ आ रही है बात, बोलो क्लियर हुआ ये कन्वर्जेंट का कंसेप्ट या नहीं हुआ, बताओ। क्लियर हुआ, बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी से बोलो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद विश्वजीत। क्लियर हो गया। अगर ये क्लियर हो गया तो आप कुछ एक मैं रिजल्ट्स बता रहा हूं उनको रट लेना, थ्योरम्स है उनको रट लेना, ठीक है। कुछ एक थ्योरम्स है ये मैं बता देता हूं, इनको रट लेना। पहली, प्रूव दैट ही लिख रहा हूं, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट।
एप्सिलॉन पे कन्वर्ज नहीं हो रहा है, जीरो पे कन्वर्ज हो रहा है। अरे कन्वर्ज जीरो पे कर रहा है, क्या समझ रहे हो? अब यही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, अगर एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो एन जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो कन्वर्ज तो जीरो पे कर रहा है। यहाँ लिखा हुआ है ना, इस कन्वर्ज इज सेड टू कन्वर्ज टू एल, एल पे कन्वर्ज कर रहा है, एल पे कन्वर्ज कर रहा है। तो एल यहाँ पे हम क्या मान के चल रहे हैं, एल हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं जीरो, ये हमारा एल है। तो सीक्वेंस कन्वर्ज करती है एल के ऊपर, समझ रहे हो? जीरो पे कन्वर्ज नहीं होगा, जीरो के बाद से वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा हमारी रेडियस के हिसाब से। 100 के बाद, सॉरी जीरो बोल रहा हूँ, 100, ये जैसे रितु कह रही है कि 100 पे कन्वर्जेंट होगा, 100 पे कन्वर्जेंट नहीं होगा। 100 से बाद वाली जो टर्म 101वीं टर्म, 102वीं टर्म जो है उस रेडियस के अंदर घुसने लग जाएंगी। देखो मैं ये बोलूं कि ये सारी टर्म इकट्ठी हो रही हैं, तो इकट्ठी तो ये सारी भी हो रही हैं। हम इकट्ठा होने का एक लिमिट सेट करेंगे ना, उस लिमिट के अंदर देखना पड़ेगा। अगर हर एप्सिलॉन के लिए तुम्हें एक लिमिट मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, मिलती जा रही है, तो वो कन्वर्जेंट होती चली जाएगी। हाँ, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट, ठीक है। एल नहीं समझ में आ रहे, एल एल के पास ही तो सारी सीक्वेंस इकट्ठी हो रही है जाके, अब है ये बात ही नहीं समझ में आ रही इनको। किसके पास इकट्ठी हो रही है सारी की सारी सीक्वेंस? जीरो के पास इकट्ठी हो रही है सारी की सारी सीक्वेंस, तो वो लिमिट हो गई, जिसके पास जाके इकट्ठा हो जाएगा वो लिमिट है, उसी से ही तो डिस्टेंस देखोगे। अब अगर तुम बात करो एन की, तो एन वाली सीक्वेंस किसके पास इकट्ठी होगी? कहीं होगी इकट्ठी? खुद सोचो, यहाँ पे क्या होता रहेगा, एन जो सीक्वेंस होगी 1 2 3 4 5 6 7 चलते जाओ, कहीं नहीं इकट्ठी होगी। इसके पास कहाँ इकट्ठी होगी बताओ? कोई होगा ही नहीं, है ना। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेस टू ए यूनिक लिमिट, जो कन्वर्ज करेगी हमारी सीक्वेंस वो सिर्फ एक यूनिक लिमिट पे कन्वर्ज करेगी, ठीक है। एक ही लिमिट होगी, जैसे यहाँ पे लिमिट हमारी कितनी आई, जीरो आई, ठीक है। यहाँ पे एल को हम क्या बोलेंगे, एल हमारी लिमिट है, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, लिमिट ऑफ सीक्वेंस। एल को हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस की लिमिट है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट, हाँ दूसरा सवाल देखो, मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया पहले, देखना, नहीं 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 छोड़ा। दूसरा क्या कहता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी तुम्हारी, बाउंडेड होगी। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ये ध्यान रखना, भी कन्वर्स वाला पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया, यहीं से वो सवाल बना के दे देगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। कहता है कि इस दुनिया की हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस तो क्या होगी, बाउंडेड होगी। जैसे हम ये देख रहे थे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस थी, ये बाउंडेड थी, पर कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो, हर बाउंडेड सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो एक ऐसी बाउंडेड सीक्वेंस ढूंढो जो कन्वर्जेंट ना हो। कन्वर्स के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, कन्वर्स के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं जो मैंने लिया था, -1 की पावर n, -1 की पावर n ले लो। ये सीक्वेंस देखो क्या कन्वर्ज कर रही है, क्या ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है? सोचो, किसी एक पॉइंट के पास जाके इकट्ठा हो रही है? कहीं नहीं इकट्ठा हो रही है ना। एक बार -1 एक बार 1, एक बार -1 एक बार 1, एक बार -1 एक बार 1, है ना। तो इकट्ठा तो नहीं हो रही है। और अगर ये बोलोगे सर -1 के पास भी इकट्ठा हो रही है और कन्वर्स नीड नॉट, कन्वर्स नीड नॉट बी तो अब अगर ये बोलो कि -1 और 1 दोनों के पास इकट्ठा हो रही है, तो पहली थ्योरम कह रही है कि लिमिट तो यूनिक होती है, दो तो हो नहीं सकती, है ना। तो ये उस एग्जांपल हो गया, पर ये बाउंडेड तो है ना। देखो इनफाइनाइट की तरफ तो नहीं भाग रही है किधर से भी, ना पीछे की तरफ से ना आगे की तरफ से, इनफाइनाइट की तरफ से तो भाग नहीं रही है ना। तो ये क्या है तुम्हारी, बाउंडेड है पर कन्वर्जेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो होती है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, ये देखो। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगी, डाइवर्जेंट सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट ना हो, यानी कि ऐसा कोई एल ना मिले। बेसिक सी बात ये है कि डाइवर्जेंट सीक्वेंस हमेशा इन्फिनिटी के बाद जाती है। नीड के बाद मैंने क्या लगा दिया, नीड टू बी ट्रू लिख दिया क्या, सॉरी, तो मैंने थ्योरम ही गलत प्रूव कर दी, नीड नॉट बी ट्रू, नीड नॉट बी, ठीक है, सॉरी 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 गलत लिख दिया। एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, अभी सही है ना, ठीक है ठीक है। हाँ, डाइवर्जेंट सीक्वेंस, तो डाइवर्जेंट सीक्वेंस वो हो जाएंगे जो कन्वर्जेंट ना हो, यानी कि जहां पे अगर हम n को इन्फिनिटी के पास ले जाएं तो हमारी टर्म्स भी इन्फिनिटी के पास पहुंच जाए, है ना। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, इफ an अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर n इन्फिनिटी के पास जाए तो हमारा n भी किसके पास चला जाए, या इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, दोनों लिख लो। an या तो इन्फिनिटी के पास चला जाए या माइनस इन्फिनिटी के पास चला जाए, व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मॉर्निंग आकाश, क्लियर हो गई बात। तो इसके एग्जांपल्स तुम्हें बहुत सारे पता हैं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया n, n स्क्वायर -n³, ये सारी क्या है तुम्हारी, ये डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, है ना। ये सारी की सारी क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंसेस हैं। अगर n की वैल्यू इन्फिनिटी ले लोगे तो ये टर्म्स, ये जो सीक्वेंस की टर्म्स है, ये भी इन्फिनिटी की तरफ है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ भागेंगी, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस बोलते हैं। इनमें बताने का कुछ खास काम है नहीं। डाइवर्जेंट के बाद आता है तुम्हारी ऑसिलेटरी सीक्वेंस। ऑसिलेटरी क्या होगी, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो ना तो कन्वर्ज करती है ना डाइवर्ज करती है, पर पैटर्न तो फॉलो होता है ना। विच आर नॉट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, जो ना तो कन्वर्जेंट है और ना ही क्या है, डाइवर्जेंट है। विच आर नॉट कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, जो ना तो कन्वर्जेंट होंगी और ना ही डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। विच आर, ये वैसे लैंग्वेज गलत लिखी, विच आर नाइदर कन्वर्जेंट
नॉट डाइवर्जेंट। ठीक है, जो ना तो कन्वर्ज करे और ना ही डाइवर्ज करे, ना तो एक जगह जाके इकट्ठी हो और ना ही इंफिनिटी के पास जाए। ओसिलेटरी होती रहे, ओसिलेटरी होती रहे, यानी कि किन्हीं दो चीजों के बीच में लटकती रहे। अब ये भी दो तरीके की होती हैं सीक्वेंसेस। पहली एक तो होती है फाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस। आज मेरी इंग्लिश को पता नहीं क्या हो रखा है। फाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस, आगे बता देता हूँ। एक होती है हमारे पास फाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस। फाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस ऐसी सीक्वेंस होती है जो दो फाइनाइट नंबर के बीच में घूमती रहे। जो क्या करती रहे? दो फाइनाइट नंबर के बीच में घूमती रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूं कि जो मैं पीछे एग्जांपल ले रहा था, -1 की पावर n, -1 की पावर n, ये वाली, ये क्या है? ये फाइनाइटली ओसिलेटरी, यहाँ पे फिर वाई छोड़ दिया, फाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस हो गई। अब जब इसको तुम देखोगे, ये सीक्वेंस क्या बनती है हमारी? -1 1 -1 1 -1 1, ये बनती जाएगी। यानी कि 1 और -1 के बीच में इधर उधर इधर उधर इधर उधर ऐसे चलती जाएगी। इसको फाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है। दूसरा फिर आता है इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस। ये भी ऐसी होती है जो ओसिलेट तो करती है, इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस, पर ये एक तरफ से या दो तरफ से बढ़ते जाते हैं इनके ओसिलेशन। ये तो देखो ऐसे चलेगी, ये तो ऐसे चलेगी, है ना। और यहाँ पे जो ओसिलेशन है ना वो बड़े होते जाएंगे ऐसे, यहाँ पे ओसिलेशन ऐसे बड़े होते जाएंगे। ये ऐसी ओसिलेटरी सीक्वेंस हो जाएगी, समझ रहे हो, जिसके ओसिलेशन बड़े हो जाएंगे। तो इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस, तो इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होगी? देखो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, इसकी जनरल टर्म तुम बना लेना, इसको तोड़ के बनाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं तुम्हें बोलूँ -1 2 -1 3 -1 4 -1 5। देखो अभी इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही है कि नहीं कर रही? एक बार तो -1 के पास आ रही है, फिर 2 के पास गई, फिर -1 के पास आ रही है, फिर 3 के पास गई, फिर -1 के पास आएगी, फिर 4 के पास जाएगी, फिर -1 के पास आएगी, फिर 5 के पास जाएगी। तो जैसे जैसे इन्फिनिटी के पास जाएंगे तो ये एक तरफ से इनफाइनाइट होती जाएगी कि नहीं होती जाएगी? तो इस ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस। अगर इसकी जनरल टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी तो हमें पीस वाइज फंक्शन बनाना पड़ेगा। हम कहेंगे कि क्या होगा? n होगा, मैंने बनाई भी थोड़ी खतरनाक वाली है, थोड़ी सी ना आसान बना देते हैं इसको। ऐसे ले लो, 2 4 6 8, ऐसे बना दो। ठीक है। तो ये क्या है? जो n लेना है, इफ n इज इवन, अगर इवन रखो तो n लोगे, और -1 लोगे इफ n इज ओड। अब थोड़ी ये आसान बन जाएगी, अब थोड़ी क्या बन जाएगी? ये आसान बन जाएगी। तो अगर n ओड लोगे, 1 3 5 7 लोगे, तो तुम्हें रखना है -1। और अगर n इवन लोगे, a2 निकालनी है, a4 निकालनी है, a6 निकालनी है, तो जो टर्म निकाल रहे हो वही, a2 पे 2, a4 पे 4, a6 पे 6, a8 पे 8। तो ये इनफाइनाइटली ओसिलेटरी सीक्वेंस हो गई। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, अब कुछ थ्योरम्स है, ये थ्योरम्स देख लेना। कुछ रिजल्ट्स हैं यहाँ से। क्या कहता है? इफ a sequence an, if a sequence an diverges to infinity, if a sequence an diverges to infinity, then ये जो सीक्वेंस होगी ना इज बाउंडेड बिलो। अगर एक सीक्वेंस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रही है तो बाउंडेड बिलो होगी पक्का, एंड अनबाउंडेड अबव होगी। तो पक्की बात है भाई, इन्फिनिटी पे जा रही है तो अनबाउंडेड अबव हो जाएगी, अनबाउंडेड अबव। सेकंड, फिर क्या कह रहा है? अगर एक सीक्वेंस, इफ ए सीक्वेंस an diverges to minus infinity, if a sequence an diverges to minus infinity, then फिर उस केस में क्या होगा? an जो होगी ना इज बाउंडेड अबोव, उस केस में बाउंडेड अबोव होगी एंड अनबाउंडेड बिलो होगी। बाउंडेड अबोव होगी और अनबाउंडेड बिलो होगी, है ना। ये हो जाएगा। क्या इसका कन्वर्स ट्रू होगा? क्या इन दोनों थ्योरम्स का कन्वर्स ट्रू होगा? यानी कि यहां से समझे, अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है और अनबाउंडेड अबोव है तो वो डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी पे। क्या मैं इसका कन्वर्स पार्ट बोल सकता हूँ? मान लो मैंने कह दिया कि एक सीक्वेंस नीचे से तो क्या है? बाउंडेड है, और ऊपर से अनबाउंडेड है, ये कह दिया मान लो मैंने, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वो सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी के ऊपर? बताओ, सोचो एक बार, दिमाग लगाओ, क्या इनका कन्वर्स पार्ट सही होगा? बाउंडेड की साइड कन्वर्ज कर जाएगी। हो सकता है कन्वर्ज भी ना करे, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि कन्वर्ज, ये इसका कन्वर्स पार्ट सही होगा कि नहीं होगा। हमें ये स्टेटमेंट नहीं देना है कि वो कन्वर्ज कर जाएगी या नहीं करेगी या क्या, बस हमें ये बताना है कि वो सही है कि नहीं है। तो इन दोनों का ही कन्वर्स जरूरी नहीं है ट्रू होगा, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। ऐसे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं, ऐसे एग्जाम्पल्स बनाए जा सकते हैं
यहाँ पे इनका कन्वर्स फेल हो जाएगा, अगर होता तो फिर इफ एंड ओनली लिख देते। तो ए एन देखो, अब ये वाली सीक्वेंस एक बार कंसिडर करो जरा, मैं कह रहा हूँ एन इफ एन इज इवन, जैसे हमने पीछे बनाई थी, और 1/n इफ एन इज ओड। इस सीक्वेंस को बनाओ जरा, ये सीक्वेंस क्या बनेगी देखो, 1 लोगे तो 1 आएगा, 2 लोगे तो 2 आएगा, 3 लोगे तो क्या आएगा, 3 लेंगे तो 1/3 आएगा, 4 लेंगे तो 4 आएगा, 5 लेंगे तो 1/5 आएगा, 6 लेंगे तो 6 आएगा, ये हो जाएगा, है ना, ये हो गया। अब देखो ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, ये सीक्वेंस बाउंडेड बिलो है, 1 से बाउंडेड बिलो है, और अनबाउंडेड अबव भी है, ये इन्फिनिटी तक भी जारी है। पर क्या ये डाइवर्ज करेगी, तुम कह ही नहीं सकते डाइवर्ज करेगी, क्या करेगी, ये ना तो कन्वर्ज कर रही ना ये डाइवर्ज कर रही, इन्फिनिटी पे कन्वर्ज भी नहीं करेगी, एक तरीके से ओसिलेटरी हो गई। ये सीक्वेंस दोनों बातों को सेटिस्फाई कर रही है, बाउंडेड बिलो भी है अनबाउंडेड अबव भी है, पर ये डाइवर्ज नहीं कर रही है इन्फिनिटी को। तो पहले के लिए तो ये एग्जांपल ले लो, और दूसरे के लिए ये ले लेना, इसी में माइनस लगा लो, दोनों में इसी में ही क्या कर लो, माइनस लगा लो, -n इफ n इज इवन, और 1/n -1/n इफ n इज ओड। ठीक है, नेक्स्ट। नल सीक्वेंस क्या होती है, नल का मतलब जीरो, तो ऐसी सीक्वेंस जो जीरो पे कन्वर्ज करे, ठीक है, ए एन इज नल इफ ए एन इज नल सीक्वेंस इफ ए एन कन्वर्जेस टू जीरो। ए एन हमारी नल सीक्वेंस होगी अगर वो जीरो पे कन्वर्ज करती है, जैसे कि ये जो 1/n सीक्वेंस हो गई ना, 1/n स्क्वायर हो गई, ये जो सीक्वेंसेस हो गई ये नल सीक्वेंसेस है, क्योंकि इनमें जब तुम लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाओगे ए एन, तो वो कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, हाँ, अब इससे रिलेटेड दो छोटी छोटी सी थ्योरम्स हैं, वो ध्यान रखना। रिजल्ट, पहला रिजल्ट देखो क्या कहता है, ए सीक्वेंस ए एन इज नल, ए सीक्वेंस ए एन इज नल सीक्वेंस इफ एंड ओनली इफ इनका जो मॉडुलस है ए एन का जो ये है इज ए नल सीक्वेंस, इज ए नल सीक्वेंस, ये एक नल सीक्वेंस होगी, है ना। अगर उसका मॉडुलस भी जीरो को करेगा तो ये ए एन भी जीरो को करेगी, ए एन जीरो करेगा तो उसका मॉडुलस भी जीरो को करेगा। दूसरा क्या कहता है देखो, इफ मोड ऑफ बी एन इज ए नल सीक्वेंस, या फिर बी एन ले लो खाली, इफ बी एन इज ए नल सीक्वेंस, बी एन का नल सीक्वेंस होने का मतलब क्या है कि ये जीरो को कन्वर्ज कर रही है, और इससे छोटी एक सीक्वेंस बना रहे हैं, एंड हम क्या कह रहे हैं, और साथ साथ ये कह रहे हैं कि मोड ऑफ ए एन लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ बी एन है, यानी कि ए एन की हर एक टर्म का जो मॉडुलस है ना वो बी एन से छोटा है, तो फिर ए एन भी जो होगी ना, देन ए एन ऑल्सो, देन ए एन इज ऑल्सो नल सीक्वेंस, देन ए एन इज ऑल्सो नल सीक्वेंस, ए एन भी हमारी क्या होगी, नल सीक्वेंस ही होगी। ठीक है, यानी कि उससे छोटी अगर एक सीक्वेंस बनाओगे तो वो भी फिर क्या करेगी, जीरो पे ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, तो ये हमारा एक पार्ट हो गया। अच्छा, अब मेरे को जल्दी जल्दी से ना ये बताओ कि ये सीक्वेंसेस कन्वर्ज कहाँ करेंगी। ठीक है, इनकी लिमिट बताओ, हाँ वैकेंसी आ गई, फाइंड द लिमिट, इन सीक्वेंसेस की लिमिट निकालो, पहली जिसकी ए एन दी हुई है, देखो लिमिट निकालने का मतलब सिर्फ तुम्हें वैसे ही अपनी सिंपल वाली लिमिट ही तो कैलकुलेट करना है, और क्या ही करना है। दूसरा, ए एन कितना है, 1 + 1/n रेज टू द पावर n। तीसरा, 3 + 2n अपॉन में 210, बताओ। हम्म, करो करो सारे एक साथ करो। ठीक है, हिमांशु, सौम्यदीप, मोनिका। हम्म,
तीसरा गलत कर दिया टीना, अंशु का ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिमिट लगानी है इन्फिनिटी पे, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ लिमिट लगानी है इन्फिनिटी पे। तो हमें कुछ नहीं करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगाना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन करना है बस तीनों के अंदर। तो पहले के अंदर करोगे तो 2n प्लस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2n प्लस 3 अपॉन में 3n प्लस 4, ऊपर नीचे n से डिवाइड करा देंगे, जब ऊपर नीचे n से डिवाइड कराओगे तो 2/3 आ जाएगा। दूसरे वाले में लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/n रेज टू द पावर n करोगे तो ये e हो जाएगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तीसरा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3 प्लस 2 रूट एन अपॉन रूट एन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को रूट एन से डिवाइड करा दोगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई हमारी लिमिट इवेल्युएट करने की बात। अभी बताओ क्या ये तीनों की तीनों सीक्वेंसेस बाउंडेड होंगी, क्या ये तीनों की तीनों सीक्वेंसेस बाउंडेड है, क्या लगता है तुम्हें, क्या ये सीक्वेंसेस बाउंडेड है? सर ये क्वेश्चन पूछने की वजह क्या थी, बिकॉज ये आपने करा रखा है, हमें वही पूछ रहा हूँ, क्या ये सीक्वेंसेस बाउंडेड थी, बाउंडेड है। और वजह पूछने का मतलब ये है कि अगर लिमिट पूछ रहा है तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी पे आएगी। और ये बताओ मेरे को क्या ये सीक्वेंसेस बाउंडेड है, इनमें से कौन सी सीक्वेंस बाउंडेड है, या ये पूछूं मैं तुमसे। क्योंकि हमने एक पहली ही थ्योरम देखी थी कि हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है, हर एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। तो अब समझ में आया, पेपर में वो तुमसे लिमिट नहीं पूछेगा, वो तुम्हें an बना के देगा और पूछेगा इनमें से कौन सी बाउंडेड है, इनमें से कौन सी बाउंडेड है। तो तुम्हें क्या करना है, सबकी लिमिट निकालनी है, जिसकी लिमिट निकल गई, जिसकी लिमिट फाइनाइट आ गई वो कन्वर्जेंट हो जाएगी, और कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएगी, कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड हो जाएंगी। तो तीनों ही क्या है, ये बाउंडेड सीक्वेंसेज है, क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, बाउंडेड एज दे आर कन्वर्जेंट, बाउंडेड है बिकॉज ये कन्वर्जेंट है, बिकॉज दे आर कन्वर्जेंट, बाउंडेड बिकॉज दे आर कन्वर्जेंट। ठीक है, ये हो जाएगी। नेक्स्ट, अब कुछ रिजल्ट्स हैं, ये ध्यान रखना। कह रहा है कि इफ ए एन कन्वर्जेस टू ए एंड बी एन कन्वर्जेस टू बी, ए एन ए को कन्वर्ज कर रही है, बी एन बी को कन्वर्ज कर रही है, देन क्या क्या चीजें होंगी। पहली बात, ए एन प्लस बी एन जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी ए प्लस बी को। ये बात समझ लेना, इसका मतलब कन्वर्जिस है, ये चीज मैंने कन्वर्जिस लिखी हुई है, ठीक है, कन्वर्जिस की नोटेशन है। दूसरा, ए एन माइनस बी एन जो है वो कन्वर्ज करेगी ए माइनस बी को, ठीक है। तीसरा, ए एन इंटू में बी एन कन्वर्ज करेगी ए इंटू में बी को, क्योंकि लिमिट ही तो है, लिमिट ही तो निकाल रहे हो, ये लिमिट वाला कंसेप्ट इस पे भी लग जाएगा भाई, इसकी लिमिट ए है, इसकी लिमिट बी है, तो इनका सम वालों की लिमिट ए प्लस बी आ जाएगी, है ना। फोर्थ, के इंटू में ए एन कन्वर्जेस टू के इंटू में ए। फिफ्थ, मॉड ऑफ ए एन जो होगी ये सीक्वेंस भी कन्वर्ज करेगी ए को, ठीक है। सिक्स्थ, सिक्स क्या कह रही है, 1/an जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ज करेगी 1/b को, सॉरी 1/a को, तो ये b के लिए भी सेम चीज ही लगा लेंगे ना, सेम फॉर b, यहाँ पे सेम फॉर b हो जाएगा, ये सेम फॉर bn, bn के लिए भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेवंथ, कि जो an अपॉन bn है ना वो कन्वर्ज करेगी a बाई b को, ठीक है, b जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, bn की जो टर्म्स है वो जीरो नहीं होगी फॉर ऑल, तब सिर्फ b लिख लो, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी हो गई है इस एक पार्ट की। हम्म दूसरा, दूसरा क्या कहता है, इफ ए एन कन्वर्जेस, अगर ए एन कन्वर्ज कर रहा है, इफ ए एन कन्वर्जेस एंड बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इफ ए एन कन्वर्जेस एंड बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन ए एन प्लस बी एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी। सेकेंड, if an and bn both diverges to infinity, अगर an और bn दोनों ही infinity को डाइवर्ज कर रहे हैं, then an प्लस bn भी डाइवर्ज करेगा infinity को, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, if an and bn, यहाँ पे ना इसी में ही ऐड कर लो, an and bn and an bn भी डाइवर्ज करेगा infinity, थर्ड रिजल्ट यही है, ठीक है।
और कह रहा है कि if an diverges to minus infinity and bn diverges to infinity, अगर an इंफिनिटी को डाइवर्ज an माइनस इंफिनिटी को कर रहा है, bn माइनस an माइनस को कर रहा है, मतलब एक माइनस को कर रहा है और एक प्लस इंफिनिटी को कर रहा है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा ना, देन an bn डाइवर्जेस टू माइनस इंफिनिटी, तो उनका प्रोडक्ट माइनस इंफिनिटी को डाइवर्ज करेगा, है ना। नेक्स्ट, थर्ड कह रहा है कि लेट an एक ऐसी सीक्वेंस है, लेट an बी ए सीक्वेंस such that an is not equal to 0 for all n belongs to n and an plus 1 upon an जो है ना वो l को कन्वर्ज कर रहा है, an plus 1 upon an जो है ना वो l को कन्वर्ज कर रहा है, और कह रहा है कि अगर ये l जो है ना तुम्हारा, इसका मॉडुलस 1 से छोटा हुआ, ये थोड़ी सी ट्रिकी है, तो कहता है कि देन, तो फिर an किसको कन्वर्ज करेगी, an फिर 0 को कन्वर्ज करेगी, an किसको कन्वर्ज करेगी, 0 को कन्वर्ज करेगी। देखो इसको समझने का मतलब समझो, ये क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब समझो, ये थोड़ा सा घुमा दिया। देखो अगर an प्लस, ये कह रहा है कि an वही सीक्वेंस है, सेम ही सीक्वेंस है, कह रहा है उसकी आगे वाली टर्म की एक सीक्वेंस बना दे n+1 वाली आगे वाली, और उसको n से डिवाइड करा दिया, और ये एक ऐसी लिमिट को अप्रोच कर गई, ये एक ऐसी लिमिट को अप्रोच कर गई जो 1/2 से छोटी है, मतलब 1 से छोटी है, फॉर एग्जांपल 1/2 है, तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये सीक्वेंस घट रही होगी। भाई बड़ी आगे वाली का रेशियो अगर पीछे वाली से लिया, आगे वाली चीज का रेशियो पीछे वाली से लिया और वो 1 से छोटा आया, तो यानी कि ऊपर वाला छोटा था, नीचे वाला बड़ा था, और ये क्या हो रहा है, ये 1 से छोटा आ रहा है, यानी कि ये घट रही है। तो कह रहा है अगर वो घटती जा रही है ना, तो इन्फिनिटी तक पहुंचोगे तो इतनी घट जाएगी कि वो 0 को ही कन्वर्ज कर जाएगी। समझ आ रही है मेरी बात, ये कहना चाह रहा है, क्लियर हो रही है ये बात। अभी मैं इनके क्वेश्चंस कराऊंगा, इन सारे रिजल्ट्स के तुम्हें, ठीक है। नेक्स्ट आता है तुम्हारा स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम, ये तो सुनी होगी तुमने, सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम। स्क्वीज थ्योरम या फिर सैंडविच थ्योरम, ये क्या कहती है, देखो कहता है कि इफ an इज लेस देन इक्वल टू bn इज लेस देन इक्वल टू cn, तीन सीक्वेंसेस है ना, एंड an भी l को कन्वर्ज कर रही है और bn भी l को ही कन्वर्ज कर रही है, सॉरी bn नहीं cn भी l को ही कन्वर्ज कर रही है। क्या कह रहा है कि bn जो है ना an से तो बड़ा है और cn से छोटा है, an भी l को कन्वर्ज कर रहा है और cn भी l को कन्वर्ज कर रहा है, तो जो bn होगा ना, देन bn ऑल्सो कन्वर्जेस टू l, bn भी l को कन्वर्ज कर जाएगा, bn भी किसको कन्वर्ज कर जाएगा, l को कन्वर्ज कर जाएगा। फिफ्थ, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, ठीक है, दोनों थ्योरम ध्यान से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, Cauchy's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, Cauchy की फर्स्ट थ्योरम है लिमिट के ऊपर, देखो क्या कहता है, कहता है कि इफ द सीक्वेंस, इफ सीक्वेंस an converges to a, converges to l मान लो, देन, तो अगर हम एक दूसरी सीक्वेंस बनाए bn, अगर an हमारी a को कन्वर्ज, l को कन्वर्ज कर रही है, तो अगर हम एक दूसरी सीक्वेंस बनाए a1 प्लस a2 प्लस ऐसे करते करते an अपॉन n, अगर हम एक ये सीक्वेंस बनाए, ठीक है, तो फिर जो bn है, यहाँ लिखे कि l कन्वर्ज, ये l पे कन्वर्ज करे और bn ये है, तो देन bn भी l पे ही कन्वर्ज करेगी, bn ऑल्सो कन्वर्जेस टू l हो जाएगा। बस अब जल्दी हो जाएगा अजय, ठीक है। तो देखो इसका एग्जाम्पल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके 2-3 एग्जाम्पल करते हैं। देखो जैसे कि ये है, वैसे तो क्वेश्चन लिमिट का ही बन गया, वैसे तो क्वेश्चन लिमिट का बन गया, या मैं तुम्हें कहूँ तुम ही सोल्व करो। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3 प्लस 1/5 1 अपॉन 2n माइनस 1 अपॉन में n, बताओ ये कितनी आएगी। दूसरा, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर n इंटू 2/1 प्लस 3/2 प्लस 4/3 प्लस में n प्लस 1 अपॉन n, यहाँ l लिमिट है बिल्कुल रितु, कन्वर्जेस टू l ही तो लिखा हुआ है, तो लिमिट ही हुई। इसका मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ लिमिट एन, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही क्या बात इतनी देर से, मैं कह रहा हूँ अगर ये l आ रही है, तो देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 प्लस a2, ऐसे चलते चलते an अपॉन n जो है, ये भी l ही आएगी, ये बात कर रहे हैं हम, करो शाबाश।
तुम्हें पकड़ना किसको है, देखो तुम्हें पकड़ना सिर्फ इस चीज को है। चलो पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो, खुद से एक बार दिमाग में क्लिक कर गई तो हमेशा याद रहेगी। बिल्कुल हिमांशु, वेरी गुड। कन्वर्जेंट नहीं पूछा, लिमिट पूछे, लिमिट। तो देखो तुम्हें पकड़ना क्या है, तुम्हें पकड़ना ये है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये लिमिट एल को अप्रोच कर रही है तो ये लिमिट भी एल को अप्रोच करेगी। अब मुझे इसकी लिमिट पूछी है, तो देखो एल कहाँ पे है, ए एन कहाँ पे, ये यहाँ से ए एन का पता लग रहा है, ये वाला ए एन यही तो है। तो अगर मेरे को इसकी लिमिट निकालनी है तो मैं इस ए एन की लिमिट निकाल लेता हूँ, इस पूरी की अगर मेरे को लिमिट निकालनी है तो मैं इस ए एन की लिमिट निकाल लेता हूँ, क्योंकि ए एन की लिमिट तो एल आएगी मेरी यहाँ से, ए एन की लिमिट तो मेरी यहाँ से एल आएगी। तो अब यहाँ से ए एन पकड़ना है बस तुम्हें, ये वाला ए एन, ये ए एन दे रखा, दोनों में दे रखा है, ये वाला ए एन दे रखा, दोनों में ए एन दे रखा है। तो यहाँ पे तो हमें क्या करना है, लिमिट लगा देनी है, ए एन पे लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/2n - 1, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें उस पर लिमिट लगा देनी है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1/n, ये हो जाएगा, है ना। इसको जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में n से डिवाइड कराओगे तो ये कितना हो जाएगा, 1+1/n/1। तो 1+0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1+0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ गए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो जिसके डिवाइड में n आ रहा हो, है ना, और इसके अंदर 1 2 3 रखने से पूरी सीक्वेंस बन रही हो। देखो ये जनरल टर्म तो हो गई, 1 रखोगे तो 1, 2 रखोगे तो 1/3, 3 रखोगे तो 1/5। तो ये क्वेश्चन फिर कौशी की फर्स्ट थ्योरम का है, ठीक है। ऐसा ही एक थ्योरम हो रहा है पर वो कोई उसका नाम नहीं है, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, पर ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहती है, देखो कहता है कि इफ ए एन इज ए सीक्वेंस, कहता है इफ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ए एन एक सीक्वेंस है पॉजिटिव टर्म्स की, सच दैट ए एन कन्वर्जेस टू एल, ए एन जो है ना वो एल को कन्वर्ज कर रहा है। एल जो होना चाहिए ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कह रहा है कि एंड एक दूसरी सीक्वेंस बी एन है, बी एन हमने क्या डिफाइन करी है, ए वन इंटू ए टू, ऐसे करते करते ए एन की पावर 1/n, ए एन की पावर 1/n, देन तो फिर बी एन भी किसको कन्वर्ट करेगा, बी एन भी ए को, एल को ही कन्वर्ट करेगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, एक आसान भाषा में बोलूँ कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन अगर एल आ रहा है तो देन लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a1 a2 an 1/n, ये भी एल ही आएगी। अच्छा तुम एक चीज समझो, ये तो अरिथमेटिक मीन हो गया एक तरीके से, ये तो अरिथमेटिक मीन हो गया और ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया उन सारी टर्म्स का, है ना। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की तो बातें कर रहा है। जैसे कि मान लो मैं तुमसे एक इस पे क्वेश्चन पूछूं, ये थोड़ी कम पूछता है वैसे तो, ये थोड़ी सी कम पूछता है क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं दी, इसका कोई नाम नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया इवेल्युएट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 2/1 3/2 4/3 n+1/n की पावर 1/n, बताओ। अब यहाँ पे भी तुम्हें an दिख रहा होगा, an चमक रहा होगा, कितना आया देखो। इस लेक्चर में तो यार ये सीक्वेंस का मामला खत्म होगा नहीं, थोड़ा सा अगले लेक्चर में भी जाएगा, बिल्कुल अब है। तो यहाँ पे an क्या है, यहाँ पे जो तुम्हारा an है वो ये है, ये है ना an, तुम्हें an को पकड़ना है बस। an क्या है हमारा, n+1/n है, तो इसकी जो लिमिट आएगी वही इसकी लिमिट आएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n+1/n। अब ये डी ट्रिपल एस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके फेवरेट क्वेश्चन हो, ये क्या है उसके फेवरेट क्वेश्चन हो, दिखने में भयानक, करने में एकदम छोटा सा, ऐसे क्वेश्चन उसके फेवरेट क्वेश्चन हो गए। इससे अगली वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ये कोशी की सेकंड थ्योरम है, कोशी सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स। सेकंड थ्योरम देखो कोशी की क्या कहती है ऊपर। कहता है कि इफ an इज ए सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, an is a sequence of positive terms and limit n approaches to infinity an raised to the power 1/n and
लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन an बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली, दोनों के दोनों फाइनाइटली एग्जिस्ट करें, बोथ एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, कैसे भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनाइट आए चाहे इनफाइनाइट आए, देन तो ये जो दोनों लिमिटिंग वैल्यू आएंगी ना वो आएंगी सेम। तो उस केस में जो लिमिटिंग वैल्यू आएंगी इन्फिनिटी पे, चाहे an की पावर 1/n कर लो या फिर ये वाला काम कर लो, an प्लस 1 अपॉन में an, ये काम कर लो, ये दोनों की दोनों लिमिट्स आएंगी सेम। अब कई बार क्या होगा, अगर ये वाली मुश्किल लग रही है सोल्व होनी तो हम इसको सोल्व कर लेंगे, अगर इस तरीके की दिखेगी, वैसे तो यही दिखेगी तुम्हें, ऐसी नहीं दिखेगी, अगर ये वाली वैसे यही देगा वो तुम्हें, ये वाली मुश्किल लगे, मान लो पावर में 1/n भी लिख रखा है, लिमिट इन्फिनिटी पे भी, तो यहाँ से an पकड़ लो, उसकी यहाँ से उसकी an पकड़ लो और उस पर ये वाला रिजल्ट लगा दो, तो ये जो लिमिट आएगी वो ये लिमिट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n रेज टू द पावर n अपॉन में n फैक्टोरियल रेज टू द पावर 1/n। आया, वेरी गुड हिमांशु। तो यहाँ पे अब ये लिमिट साफ साफ दिख रही है कि कैलकुलेट करने में थोड़ी सी मुश्किल है, कैलकुलेट करने में क्या है, थोड़ी सी मुश्किल है। ये अंदर वाला an पकड़ते हैं हम, an क्या है हमारा यहाँ पे n रेज टू द पावर n ओवर n फैक्टोरियल, तो हम कौन सी लिमिट निकालेंगे, हम लिमिट ये वाली निकालेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 अपॉन में an, और आगे जाके तुम देखोगे जब हम आज सीरीज पढ़ेंगे शाम को, सीरीज पढ़ोगे शाम को, तो ये वाला तो बन जाएगा डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, ये तो रेशियो टेस्ट है, और ये कोशी रूट टेस्ट है, ये क्या है तुम्हारा कोशी का रूट टेस्ट है, ये डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट है। तो कितना आया देखते हैं, आधों का ई आ रहा है और आधों का 1 आ रहा है। तो लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an प्लस 1 क्या है, देखो n की जगह पर n प्लस 1 रख दो, अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, और अपॉन में यहाँ पे n की पावर n ओवर n फैक्टोरियल हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा। तो इसको सही से लिखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टोरियल अपॉन में n रेज टू द पावर n, यही होगा, है ना। अब इसको कैसे करेंगे, देखो पहले तो इसकी पावर n बनाओ, n प्लस 1 की पावर एक पावर तो अलग कर ली ताकि इसके साथ एडजस्ट हो जाए वो, और एक पावर इसकी अलग कर लेते हैं, है ना। n फैक्टोरियल को ऐसे ही रहने देते हैं, अच्छा n प्लस 1 फैक्टोरियल को ब्रेक कर लेते हैं n प्लस 1 इंटू में n फैक्टोरियल के साथ, है ना, और इंटू में n की पावर n ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो n प्लस 1 से n प्लस 1 तो कैंसिल कर जाएगा, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल भी कैंसिल कर जाएगा, ये मेरी क्या बन गई, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n प्लस 1 अपॉन में n पूरे की पावर n हो जाएगी। ये फिर से हमारा रिजल्ट एडजस्ट हो गया जो पीछे किया था हमने, था ना बढ़िया सवाल, मजा आया। तो ये कितना बन गया, ये e बन गया, यानी कि जो ये लिमिट पूछी है ये लिमिट भी कितनी हमारी e है। क्लियर हुई बात, बताओ पहचान लोगे अब ऐसा सवाल आएगा तो, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहचान लेंगे ना, पर ये ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत कर लेना खुद को, इस क्वेश्चन के अंदर और अगले वाले क्वेश्चन के अंदर कंफ्यूज मत कर लेना, यहाँ पे ये an पकड़ना है बस तुम्हें, इसके अंदर वो वाला रिजल्ट मत लगा देना, या उसके अंदर ये वाला रिजल्ट मत लगा देना, गड़बड़ हो जाएगी फिर, ठीक है, इनको मिक्स मत करना। एक और करना है क्वेश्चन, एक और करना है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लो इसका, इवैल्यूएट लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का क्यूब और इस पूरे की पावर 1/n। एक और कर लो करो। आज की क्लास सही प्रोडक्टिव हो गई ना, देखो है ना, आज की क्लास बढ़िया प्रोडक्टिव हो गई, सुबह सुबह फ्रेश थे तो हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया, सीक्वेंस लगभग लगभग हमने पढ़ लिया
सर इस टुमारो क्लास ऑल्सो मॉर्निंग, नहीं कल क्लास नहीं होगी, अगर होगी तो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है संजीत, बिल्कुल। कल की क्लास मुश्किल ही होगी, अगर रखवा पाया मैं कल, क्योंकि ऑफिस की छुट्टी होती है ना, तो कल अगर क्लास मुश्किल ही होगी वैसे तो, पर मैं ट्राई करूंगा, अगर हो पाई तो रख लेंगे, नहीं हो पाई तो मैं अपडेट कर दूंगा, नहीं तो ये मान के चलो कि नहीं है, क्योंकि कोई ऑपरेटर होता नहीं है ना, टेक्निकल स्टाफ सारा छुट, एन फैक्टोरियल का क्यूब हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ए एन हमें क्या निकालना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन में ए एन, कितना आया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये हो गया 3 में एन प्लस वन फैक्टोरियल, इसको ध्यान से लिखना, अपॉन में ये हो गया एन प्लस वन फैक्टोरियल का क्यूब, ये हो गया, ठीक है। तो न्यूमरेटर क्या बन गया, 3n प्लस थ्री फैक्टोरियल, नीचे वाला बन गया n प्लस वन फैक्टोरियल का क्यूब, इसको तो ऐसे ही रहने दो, ठीक है, वेरी गुड हिमांशु। तो अब ये क्या हो गया देखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू, यशोधर का भी सही है, वेरी गुड। तो ये ऊपर तो हो जाएगा, 3 कॉमन आया, 3n प्लस वन, 3n प्लस टू, 3n क्या क्या लिखे जा रहा हूँ मैं, 3n प्लस थ्री, 3n प्लस टू, 3n प्लस वन, इंटू में 3n फैक्टोरियल, यहाँ तक इसको ब्रेक कर लेते हैं, है ना। और अपॉन में जो ये n प्लस वन फैक्टोरियल का क्यूब है, इसको मैं 3 बार लिख लूँ, n प्लस वन फैक्टोरियल, n प्लस वन फैक्टोरियल और n प्लस वन फैक्टोरियल, हो जाएगा, ये होगा, ठीक है। n प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन फैक्टोरियल में से, सब में से मैं क्या कॉमन ले ले रहा हूँ, एक एक n बाहर निकाल लेता हूँ, 3n प्लस थ्री को ऐसे रहने दो, 3n प्लस टू को भी ऐसे रहने दो, 3n प्लस वन को भी ऐसे रहने दो, ये हो गया 3n फैक्टोरियल, अपॉन में ये n प्लस वन फैक्टोरियल को मैं n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, इसको भी मैं n प्लस वन इंटू n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, इसको भी मैं n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल लिख देता हूँ, ठीक है। पर यार अब ये वाली लिमिट कैसे सिंप्लीफाई करें, ऊपर तो एक फैक्टोरियल है 3n फैक्टोरियल और नीचे 3 3 फैक्टोरियल है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये तो बात गड़बड़ नहीं हो गई, ये तो नीचे वाली बात गड़बड़ नहीं कर गई कि फैक्टोरियल्स कैसे एडजस्ट होंगे, n फैक्टोरियल का क्यूब आ गया और ऊपर 3n फैक्टोरियल है, ये तो एडजस्ट हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है, ये वाली चीज़ें तो एडजस्ट हो जाएगी, 3n फैक्टोरियल के साथ ये n फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल, इनको कैसे एडजस्ट करूँ, है क्या नहीं लिखा मैंने, अरे पहले बताते ना यार, मैंने an तो लिखा ही नहीं डिवाइड में an तो लिखा ही नहीं, तभी मैं कहूँ एडजस्ट होंगे कहाँ से, अरे यार पहले बताते ना, अभी मैं सोचूँ कर क्या रहा हूँ मैं, अपॉन में an तो लिखा ही नहीं, an प्लस वन ही लिख दिया बस, और मैं चल पड़ा, 3n फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का क्यूब, एडजस्ट होंगे कहाँ से, एडजस्ट होने के लिए टर्म तो होनी चाहिए, पहले बताते ना, मैं इतनी देर से लगा पड़ा हूँ, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो ऊपर तो हो जाएगा 3n प्लस थ्री फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा तो अपना n प्लस वन फैक्टोरियल का क्यूब, और यहाँ पे जब रेसिप्रोकल करोगे तो n फैक्टोरियल का क्यूब, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3n फैक्टोरियल, है ना। तो अब फैक्टोरियल वाले फैक्टोरियल के साथ एडजस्ट हो जाएंगे, 3n प्लस थ्री, 3n प्लस टू और 3n प्लस वन, पेपर में भी ऐसे ही होता है पता है, फिर आके सोचते हैं अरे यार क्या ही करने लग रहा था, 3n फैक्टोरियल, है ना। इसको हम लिख लेंगे n फैक्टोरियल अपॉन में n प्लस वन इंटू में n फैक्टोरियल का होल क्यूब, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हमारा क्या हो गया देखो, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल तो कट गया यहाँ पे, 3n फैक्टोरियल से 3n फैक्टोरियल भी कट गया, फिर क्या बच गया देखो, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 3n प्लस थ्री, 3n प्लस टू, 3n प्लस वन अपॉन में n प्लस वन का होल क्यूब, तो अब इस n प्लस वन को 3 बार लिख लूँ क्यूब वाले को, n प्लस वन एन प्लस वन एन प्लस वन, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n क्यूब से डिवाइड करा दो, जब n क्यूब से डिवाइड करा दोगे तो ये लिमिट कुछ ऐसी दिखेगी, 3 प्लस थ्री बाई एन, 3 प्लस टू बाई एन, 3 प्लस वन बाई एन अपॉन में 1 प्लस वन बाई एन, 1 प्लस वन बाई एन और 1 प्लस वन बाई एन, ये हो जाएगा, तो ऊपर 3 इंटू थ्री आ गया, नीचे 1 इंटू वन आ गया, तो 27 आंसर, बिल्कुल ठीक है। तो ये थोड़ा सा हाँ काम था इसके अंदर, अब आगे बढ़ते हैं, देखो 5-10 मिनट है अभी, मतलब वैसे तो 22 मिनट है, पर 50-52 तक पढ़ते हैं, थोड़ी सी चीज़ें और कर लेते हैं। मोनोटोनिक सीक्वेंसेस देखो क्या, मोनोटोनिक सीक्वेंस, दुखी तो नहीं हो गए, बोर तो नहीं हो गए, हाँ नेक्स्ट वीक 2 क्लासेस रहेंगी हमारी लगभग, अगर 7 दिन हम 2 क्लासेस रख पाए ना तो 14 क्लासेस हो जाएंगी, बैटरी खत्म होने वाली है, 1 मिनट, 14 में से 7 क्लासेस तो होंगी 2 घंटे वाली, 14 घंटे तो वो हो गए, और वो होंगे साढ़े, तो 14, हाँ तो ये हमारे 20-22 घंटे का काम हो सकता है नेक्स्ट वीक में, उसमें तो सिमट जाएगा सारा का सारा,
तो मोनोटोनिक सीक्वेंसेस देखो क्या होती हैं। सबसे पहले ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली, देखो एक सीक्वेंस मोनोटोनिक कब होगी, जब वो इंक्रीजिंग होगी या डिक्रीजिंग होगी, फंक्शन वाली बात है। ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिक इफ इट इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है ना तो उसको मोनोटोनिक बोलेंगे। ठीक है, पहली बात तो चलिए करिए, बोर नहीं हुए बट कम समझ आ रहा है। हिमांशु कह रहा है बोर नहीं हो रहा, अब तो बोर होने जैसा कुछ बचा नहीं। हाँ भाई, अब नहीं, अब तो करो मरो वाली सिचुएशन है, बस नोटिफिकेशन आने के बाद पेपर तक करो मरो, जो कर लेता है वो खिसक जाता है आगे, जो नहीं करता वो रह जाता है, बस इतना ही है। हाँ, तो सबसे पहली बात, ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, एक सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगी इफ ए एन प्लस वन जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। यानी कि जो आगे की टर्म है वो या तो बड़ी होगी या उससे छोटी होगी। हाँ, बीएससी वाली से करा रहा हूँ। दूसरी बात है, सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, सीक्वेंस मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी अगर जो अगली वाली टर्म है ना वो स्ट्रिक्टली बड़ी ही हो पिछली वाली से, जैसे इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन था। थर्ड वाले में ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगी अगर जो अगली वाली टर्म है ना वो छोटी या बराबर हो पिछली वाली से, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और चौथी वाली टर्म ए सीक्वेंस इज मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यहाँ पे मोनोटोनिकली वर्ड सब पे है, मोनोटोनिकली सब पे है। मोनोटोनिकली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ ए एन प्लस वन जो है ना वो छोटा होना चाहिए ए एन से, और ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल। ये मोनोटोनिक सीक्वेंसेस की कहानी होगी, तुम्हें पता है अच्छे से, इनका एग्जांपल देने की जरूरत है नहीं। इनकी जो थ्योरम्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोनोटोनिक सीक्वेंस की थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, तो इसके रिजल्ट ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, कहता है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज बाउंडेड अबव, जो कि बाउंडेड अबव भी है, विच इज बाउंडेड अबव, एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो बाउंडेड अबव भी है, कन्वर्जेस टू, वो कन्वर्ज करती है, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, कन्वर्जेस टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड, वो अपने लीस्ट अपर बाउंड पे ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, वो कहां करेगी, अपने लीस्ट अपर बाउंड पे ही कन्वर्ज करेगी। सिमिलरली अगर ऐसे ही मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस which is bounded below, which is bounded below converges to its greatest lower bound, GLB पे कन्वर्ज करे, greatest lower bounds। अच्छा एक बात और बता दूं मैं तुम्हें, एक काम कर लेना, जो हमारी वीओडी दी हुई है ना, वीओडी के अंदर एक बार लेक्चर नंबर देख लेना उस बैच का क्या है जिसमें मैंने सीक्वेंसेस के रिजल्ट्स लिखवाए थे, वहां से वो देख के क्लास नंबर, और टेलीग्राम में ऊपर जाके जो पिछले वाला बैच था उसकी पीडीएफ देखना, वहां पे अगर एक आधा रिजल्ट एक्स्ट्रा हो तो उस पर नजर जरूर मार लेना, क्योंकि मुझे ऐसा याद आ रहा है कि मैंने जो उसमें वीओडी के अंदर जो सीक्वेंस कराई थी वो मैंने नेट वाले कंटेंट से कराई थी, तो हो सकता है उसमें एक दो रिजल्ट एक्स्ट्रा हो, तो एक बार उस पर नजर जरूर मार लेना, उसके पीडीएफ पे नजर मार लेना, बस तुम्हें देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि पढ़ तो लिया ही है उसका। वीओडी के अंदर जाके लेक्चर नंबर देख के, और टेलीग्राम में थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, हमारे ये बैच खत्म हो जाएंगे, 70 बैच खत्म हो जाएंगे, तो 70 क्लासेस खत्म होंगी, तो उसके बाद पुरानी वाली क्लासेस मिलेंगी तुम्हें, तो उसमें वो क्लास नंबर में एक बार ओपन करके देख लेना। ठीक है, तो तुम्हें अगर कुछ एक्स्ट्रा एक दो रिजल्ट होंगे तो उसमें दिख जाएंगे। हाँ, सिमिलरली अगर एक मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो है, जो कि अनबाउंडेड अबव होगी, सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड अबव, जो अनबाउंडेड अबव है ना वो फिर डाइवर्ज करेगी इन्फिनिटी को, अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और अनबाउंडेड भी है, डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी, फिर वो इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। चौथा, ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज अनबाउंडेड बिलो, जो अनबाउंडेड नीचे से है, फिर वो डाइवर्ज करेगी, डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, फिर वो माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज करेगी। समझ गए, फिर वो ये देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर इंक्रीजिंग, सॉरी इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होगी ना वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी, बट कैन नेवर बी ऑसिलेटरी, कभी भी ऑसिलेटरी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, सोचो, ऊपर नीचे बार बार होगी तो कहां से इंक्रीज डिक्रीज करेगी, कुछ भी नहीं करेगी, बट कैन नेवर बी ऑसिलेटरी। मोनोटोनिक सीक्वेंस जो होगी वो
कन्वर्जेंट होगी, डाइवर्जेंट होगी, बट ऑसिलेटरी कभी नहीं होगी। ठीक है। ठीक है, लास्ट करते हैं, बस खत्म करेंगे। नेस्टेड सीक्वेंस। नेस्टेड सीक्वेंस क्या होता है? ये जो नेस्टेड सीक्वेंस होती है ना, इंटरवल्स की होती है। नेस्टेड सीक्वेंस किसकी होती है? इंटरवल्स की होती है। कहता है सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, ये सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स, इंटरवल्स की सीक्वेंस है ये, इंटरवल्स की, जो इंटरवल्स होते हैं प्रॉपर उसकी सीक्वेंस है। सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स आई एन इज नेस्टेड। एक सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स को नेस्टेड बोलेंगे अगर तुम्हारा जो तुम्हारा जो सबसे पहला इंटरवल है वो बाद वाले में कंटेन्ड होता चला जाए। अगर ऐसा होता जा रहा है, पहला जो इंटरवल है ना वो दूसरे का सबसेट हो जाए, दूसरा इंटरवल तीसरे का सबसेट हो जाए, तीसरा चौथे का हो जाए, है ना, यानी कि आगे वाले इंटरवल बड़े होते जाएं और उसको अपने अंदर कंटेन कराते जाएं। या फिर उल्टा भी हो जाए कि I1 सबसे बड़ा हो, इसके बाद सारे के सारे इसके अंदर कंटेंट हो जाएं। तो अगर ऐसी इंटरवल्स की सीक्वेंस होगी तो उसको हम नेस्टेड सीक्वेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड सीक्वेंस बोलते हैं। इसकी मैं एक थ्योरम लिख देता हूं जो तुमने काफी सुनी होगी, जिसको हम बोलते हैं नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी, या फिर कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम, नाम सुना होगा। कैंटर्स इंटरसेक्शन, बस थ्योरम लिख देते हैं, फिर शाम को देखेंगे। कैंटर इंटरसेक्शन थ्योरम ये क्या कहती है? देखो, कहता है अगर आई एन क्या है तुम्हारी, इफ आई एन क्या है तुम्हारा, ए एन कोमा बी एन एक नेस्टेड सीक्वेंस है, इज ए नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स। समझ रहे हो? नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स यानी कि पीछे वाली में से एक चीज हो रही होगी, पीछे वाली में से एक चीज हो रही होगी। पर आई एन को क्या लिख दिया मैंने? अच्छा I1, सॉरी I1। तो इन दोनों में से एक बात हो रही होगी, और इन दोनों में से कौन सी बात हो रही है? वो कह रहा है कि जो बाद वाला इंटरवल आएगा ना वो पहले वाले के अंदर कंटेंट होगा, यानी कि बाद में इंटरवल छोटे होते जा रहे हैं, बाद वाले में क्या होते जा रहे हैं? छोटे होते जा रहे हैं। ठीक है, बाद वाला इंटरवल क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। यानी कि ये चीज कौन सी हो रही है? ये वाली चीज हो रही है, पहला सबसे बड़ा, फिर दूसरा छोटा, फिर तीसरा और छोटा, चौथा और छोटा। तो ये चीज होनी चाहिए नेस्टेड इंटरवल के अंदर। और दूसरा, जैसे जैसे हम इसकी लेंथ देखेंगे इन्फिनिटी में जाके छोटा होता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है, तो जो इसकी लेंथ अप्रोच कर जाए वो किसको अप्रोच कर जाए? वो जीरो को अप्रोच कर जाए। अगर उसकी लेंथ जीरो को अप्रोच कर जाए तो हम क्या कहेंगे कि इन सारे इंटरवल्स की, जब तुम इन सारे इंटरवल्स का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन ले लोगे ना, इन सारे के सारे इंटरवल्स का इंटरसेक्शन ले लोगे तो इज ए सिंगलटन सेट आएगा। ये क्या आएगा? सिंगलटन सेट आएगा। ये जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं तुम्हें कहूँ, जैसे कि मान लो मैंने कह दिया कि एक आई एन इंटरवल कंसिडर करो, सीक्वेंस 1 - 1/n और 1 + 1/n, ये है। जैसे जैसे इसको बढ़ाओगे ना ये छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाओगे छोटा होता जाएगा। दूसरा, अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कराओगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी IN कराओगे तो क्या आएगा? 1 - 0 और 1 + 0। तो ये 1 से 1 का इंटरवल बन रहा है, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ रही है? इसकी लेंथ 0 भी आ रही है। तो कह रहा है कि इन सबका इंटरसेक्शन जब लोगे तुम, इन सबका तुम क्या लोगे? इंटरसेक्शन लोगे तो एक सिंगलटन सेट आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। ये नेस्टेड इंटरसेक्शन, नेस्टेड इंटरवल प्रॉपर्टी या कैंटर्स इंटरसेक्शन थ्योरम होती है। ठीक है, तो चलो बस अब के लिए इतना ही। शाम को मिलते हैं, शाम को इसको खत्म करके सीरीज शुरू करेंगे। आज सीरीज को खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि आज सीक्वेंस सीरीज हमारा पूरा ही हो जाए किसी तरह। ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही। आज नोटिफिकेशन भी आ गया है तुम्हारा, ठीक है, फाइनली जिसका इंतजार था तुम्हें वो भी हो गया है। तो अपनी पढ़ाई जोरों शोरों पे शुरू कर दो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, और जो पीछे की क्लासेज हैं उनके पीडीएफ पे नजर मारना शुरू कर दो। ठीक है, 70 क्लासेज हो गई हैं, उन पे नजर मारना शुरू कर दो। फिर भी टाइम बचे तो वीओडी से अपने यूजी 11 12 के टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है, अभी तो वैसे टाइम है, 8 फरवरी से पेपर शुरू है, मार्च तक जाएगा, तो अभी टाइम लगेगा पेपर में।